विक्रम भी विशाखा को लेकर मुंबई आ गया था। विशाखा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए विक्रम विशाखा को गौरी के घर ले आया। विक्रम ने डोरबेल बजाई। डोरबेल की आवाज़ सुनकर अंदर से गौरी ने डोर खोला। गौरी ने विक्रम को देखा तो खुश होकर कहा, तुम लखनऊ से आ गए? विक्रम ने कहा, हाँ भाभी, और देखो वहाँ मुझे कौन मिला। विक्रम सामने से हटा तो पीछे विशाखा खड़ी थी। गौरी ने विशाखा को देखा तो खुश हो गई। विक्रम अथर्व के मामा का लड़का था, इसलिए अथर भाई है, तो गौरी को विक्रम भाभी कहने लगा। अगले ही पल तीनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। विक्रम ने कहा, भाभी, विशाखा अगर यहाँ रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम है? गौरी ने कहा, प्रॉब्लम क्यों होगी? इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगेगा, और वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। समर छोटा है, उसके साथ ज्यादा बात नहीं कर पाती, तो विशाखा से ही कर लूंगी। विशाखा ने कहा, भाभी, जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं आपको रेंट भी पे कर दूंगी। गौरी ने कहा, मेरे घर में एक ही रूम है, तो तुम्हें यहीं एडजस्ट करना होगा। विशाखा ने कहा, हाँ हाँ भाभी, मेरे लिए तो यह बहुत बड़ा है, मैंने इससे भी छोटे कमरे में एडजस्ट किया है। थोड़ी देर बाद विक्रम उठा और कहने लगा, भाभी मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। पहले अथर्व भाई से मिलूंगा और फिर अपने ऑफिस जाऊंगा। अथर्व का नाम सुनकर गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गौरी ने कहा, विक्रम थोड़ी देर रुक पाओगे? मैं सर के लिए लंच बना दूंगी। विक्रम ने हाँ में गर्दन हिला दी। गौरी किचन में चली गई। थोड़ी देर विशाखा से बात करने के बाद विक्रम भी किचन में आ गया। विक्रम ने एक एप्पल उठाकर खाते हुए कहा, तो आपकी और भाई की लव स्टोरी वहीं अटकी हुई है? गौरी ने ताना मारते हुए कहा, जैसे तुम्हारी लव स्टोरी तो कंप्लीट हो गई है और उसको तो अवार्ड भी मिल गया है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अतर भाई ने कुछ ज्यादा ही डेयरिंग नहीं बना दिया है आपको? बड़े पंच मारने लगी हैं आप। गौरी ने खाना बनाते हुए कहा, ताना नहीं मार रही हूँ, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रही हूँ। मेरे अथर्व की बात अलग है, हम दोनों फैमिली की वजह से दूर हैं, लेकिन तुम और विशाखा क्यों दूर हो? विक्रम ने हंसते हुए कहा, भाभी, आपको क्या लगता है कि मेरे घर में जो बुढ़िया है वह विशाखा को जीने देगी? अगर मैंने हिम्मत करके विशाखा को प्रपोज कर दिया और विशाखा ने हाँ भी बोल दिया, तो भी क्या लगता है मेरी शादी इतनी आसानी से हो जाएगी? गौरी ने कहा, विक्रम, तुम उस घर के इकलौते बेटे हो, चाहते हुए ना चाहते हुए वह लोग तुम्हें और विशाखा को अपना ही लेंगे। तुम बस विशाखा को प्रपोज करने पर ध्यान दो। विक्रम ने हंसते हुए कहा, जी लब गुरु, अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर आपकी देवरानी को प्रपोज करता हूँ। थोड़ी देर में गौरी ने लंच तैयार कर विक्रम को अथर्व के लिए लंच पैक करके दे दिया। विक्रम लंच लेकर वहां से चला गया। एआर इंडस्ट्री ऑफिस का टाइमिंग खत्म हो गया था। सालू भी ऑफिस से निकलने लगी। सालू पार्किंग में अपनी स्कूटी निकालने लगी। सालू ने जैसे अपनी स्कूटी स्टार्ट की, उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। सालू को गुस्सा आ गया और उसने खुद से कहा, लगता है खराब हो गई, अब बस में जाना पड़ेगा। सालू पार्किंग से निकलकर बस स्टॉप पर आ गई। बस का वेट करने लगी। बहुत वक्त तक इंतजार करने के बाद भी बस नहीं आई, तो सालू ने कैब बुक करने की सोची। सालू ने कैब बुक कर दी और वहां खड़े होकर कैब का इंतजार करने लगी। तब तक वहां पर रुद्र की गाड़ी आ गई। रुद्र गाड़ी से उतरा और कहने लगा, चलो सालू, मैं छोड़ देता हूँ। सालू ने साफ मना कर दिया। सालू ने कहा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे आप लिफ्ट देंगे, मैं खुद जा सकती हूँ। रुद्र ने कहा, सालू, रात होने वाली है, मैं छोड़ दूंगा। सालू ने कहा, जरूरत नहीं है, मैंने कैब बुक कर ली है, मैं कैब से चली जाऊंगी। थोड़ी देर में कैब आकर रुकी। सालू ने जैसे ही कैब में बैठने को हुई, वह डरने लगी। उसने जैसे ही ड्राइवर का चेहरा देखा, उसके पसीने छूट गए। सालू न चाहते हुए भी कैब वाले को देखकर डरती हुई पीछे हटने लगी। पीछे हटते सालू रुद्र के सीने से जा लगी। सालू को ऐसे देखा तो उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ सालू? रुद्र को लगा सालू को फिर से पैनिक अटैक आया है। सालू ने कैब ड्राइवर की तरफ इशारा करते हुए घबराते हुए कहा, रुद्र रुद्र रुद्र, वह आदमी, रुद्र, वह आदमी बहुत बुरा है, वह मुझे मार देगा, वह मुझे यहाँ वहाँ टच करेगा। रुद्र, वह आदमी। रुद्र ने कैब ड्राइवर को देखा जो अब तक बाहर आ गया था। कैब वाले को देखकर रुद्र समझ गया कि सालू इस आदमी से डर रही है। रुद्र ने उस आदमी को देखा तो वह 6.3 फीट लंबा आदमी था। चेहरे से बिल्कुल गुंडा नजर आ रहा था। उसका रंग भी बिल्कुल सांवला था। उसे देखकर कोई भी डर जाता। ड्राइवर ने पूछा, सर मैडम जाएंगी कि नहीं? रुद्र ने कहा, नहीं जाएंगी, तुम जाओ। सालू अब तक डर के मारे रुद्र के सीने से छिपी हुई थी। रुद्र ने सालू को कसकर गले लगाकर कहा, सालू, वह चला गया, देखो मेरी तरफ, कोई भी नहीं है। लेकिन सालू तो डर के मारे कांप रही थी। रुद्र ने सालू को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया।
रुद्र ने पानी की बोतल लेकर सालू को देते हुए कहा, सालू सब ठीक है, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है। सालू अपने आप को तब तक संभाल चुकी थी। थोड़ी देर बाद सालू चुपचाप आंखें बंद किए हुए सीट पर आराम से लेट गई। रुद्र ने सालू को कुछ नहीं पूछा। रुद्र गाड़ी लेकर सीधा ठाकुर निवास आ गया। सालू तब तक गाड़ी में सो गई थी। रुद्र ने गाड़ी से उतरकर सालू को गोद में लिया और ठाकुर निवास के अंदर आ गया। सालू को रुद्र की गोद में देखकर शांति जयदेव हैरान थे। शांति ने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? रुद्र ने कहा, यह बेहोश हो गई है। रुद्र ने सालू को सोफे पर लिटा दिया। रुद्र ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा और जाने लगा। रुद्र गेट तक आते आते अक्षित से टकरा गया। अक्षित ने घूर कर रुद्र को देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, सालू बेहोश हो गई थी, उसे छोड़ने आया था। अक्षित ने रुद्र की बाजू पकड़ी और गार्डन में ले जाते हुए कहा, वह बेहोश भी तो तुम्हारी मेहरबानी से होती है। जब उस लड़की को तुम्हें संभालना चाहिए था, तुमने उसे हर्ट कर दिया। अब निकलो यहाँ से। रुद्र को इस वक्त अक्षित से कुछ भी कहना सही नहीं लगा, इसलिए वह चुपचाप ठाकुर निवास से निकला और सिन्नाबिला आ गया। रुद्र ने घर आकर अपने फोन को निकालकर किसी को फोन करके कहा, एक गाड़ी का नंबर भेज रहा हूँ, इस गाड़ी के ड्राइवर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। रुद्र ने मन ही मन खुद से कहा, 5 साल पहले सालू के साथ जो कुछ भी हुआ उसे तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। सालू तुम चाहे मुझे बताओ या ना बताओ, अक्षित मुझे बताए या ना बताए, लेकिन रुद्र सिन्हा अपने बलबूते पर सब कुछ पता लगा कर रहेगा। रुद्र अपने ख्यालों में ही था, तभी उसके कानों में एक मेड की आवाज आई, सर डिनर लग गया है, डिनर कर लीजिए। अक्षित का ऑफिस। अक्षित अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ खुराफात आई। उसने अपना फोन लिया और आरिका को कॉल करके कहा, आधे घंटे में मुझे मेरे ऑफिस के सामने जो मॉल है वहां मिलो। आरिका ने गुस्से में कहा, किस खुशी में? अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, भूल गई, तुम्हारे लाइफलाइन की शादी है प्रियंका से। मुझे प्रियंका के लिए शॉपिंग करनी है। मुझे आइडिया नहीं है लड़कियों को कैसे ड्रेसेस पसंद आते हैं, इसलिए तुम आ जाओ। आरिका ने गुस्से में कहा, तो प्रियंका को लेकर जाओ, मुझे क्यों बुला रहे हो? अक्षित ने फिर मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अभी फिलहाल मुझे तुम्हें हर्ट करने का मन कर रहा है। तुम्हारी आंखों में आंसू देखने के लिए तड़प रहा हूँ। हारिका की आंखों में अक्षित की बात सुनकर आंसू आ गए, लेकिन उसने आंसुओं को बहने से रोकते हुए कहा, और तुम्हें मुझे रुलाकर क्या मिलता है अक्षित? अक्षित ने कहा, वही जो तुम्हें मिला था, मुझे जेल भिजवाकर, मुझे सजा दिलवाकर, मेरी इज्जत दुनिया के सामने उछाल कर सुकून। हारिका ने कहा, मैं नहीं आऊंगी। अक्षित, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। अक्षित ने फिर मुस्कुराकर कहा, हारिका कैसा हो अगर मैं रुद्र को सूट करवा दूं? अक्षित के मुंह से यह सब सुनकर हारिका डर गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अक्षित रुद्र को मारने की बात भी कर सकता है। हारिका ने और ज्यादा गुस्से में कहा, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम किसी की जान नहीं ले सकते। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अक्षित ने कहा, वैसे ही कर सकता हूँ जैसे तुमने मेरे साथ किया था। मुझे भी कहाँ यकीन था कि मेरी ब्यूटीफुल गर्ल मुझे इल्जाम लगाकर मुझे जेल भेज देगी और कोर्ट में छोड़कर भाग जाएगी। अक्षित ने ताने भरे लहजे में कहा, मैंने तो तुम्हें कभी गलत नियत से देखा भी नहीं हारिका, और तुमने तो भरी अदालत में मेरी इज्जत ही उतार दी। फिर खैर छोड़ो, जो कुछ तुम कांड कर चुकी हो उसे तुम ठीक तो नहीं कर सकती। तो एक काम करो, चुपचाप मुझे आधे घंटे में मॉल में मिलो। आधे घंटे से 1 मिनट भी लेट हुई तो तुम अपने भाई के लिए रोने के लिए तैयार रहना। हारिका ने फोन काट दिया और टेबल पर हाथ मारकर कहा, मैंने किया है सब, मेरी गलती है। मैंने अच्छे खासे अक्षित को हार्टलेस बना दिया। हारिका ने खुद को संभाला और मॉल आ गई। हारिका मॉल में अक्षित का इंतजार करते करते 1 घंटा से ज्यादा हो गया, लेकिन अक्षित नहीं आया। 2 घंटे इंतजार करने के बाद अक्षित मॉल आया। हारिका ने गुस्से में कहा, जब तुम खुद ही लेट आने वाले थे तो मुझे पहले क्यों बुलाया? अक्षित ने हारिका को देखकर आंख मार दी और कहा, तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ, बहुत काम होते हैं मुझे। हारिका ने इरिटेट होकर कहा, सीरियसली मैं फ्री हूँ और तुम्हें काम है? अक्षित ने हारिका का हाथ पकड़कर कहा, अब ज्यादा बातें मत करो, चलो चुपचाप, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराता फिरूं। हारिका ने अपना हाथ अक्षित के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे शॉपिंग नहीं करनी, तुम अपनी प्रियंका के लिए शॉपिंग करने आए हो। अक्षित ने हारिका की बातों को इग्नोर किया और उसका हाथ पकड़कर एक शॉप में ले आया। अक्षित ने हारिका से कहा, जल्दी प्रियंका के लिए ड्रेस पसंद कर लो। हारिका ने कहा, मेरी पसंद की हुई ड्रेस प्रियंका को पसंद आएंगी? वह मेरी पसंद की हुई ड्रेस पहनेगी?
अक्षित ने कहा, मेरी होने वाली बीवी कुछ भी पहने उसी में खूबसूरत लगती है। तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, चुपचाप ड्रेस पसंद करो। आरका ने गुस्से में 7-8 ड्रेस सिलेक्ट की और अक्षित के सामने रखते हुए बोली, ये लो, ये सब प्रियंका पर अच्छा लगेगा। आरका ने सारी ड्रेस 5 मिनट में ही सिलेक्ट कर ली थी। आरका जैसे ही अक्षित की तरफ पलटती है, अक्षित ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखाओ आरिका, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। तुमने जितने भी ड्रेस सिलेक्ट किए हैं वह सारे तुम मुझे ट्राई करके दिखाओ, वरना चुपचाप तरीके से अच्छी अच्छी ड्रेस पसंद कर दो। हारिका ने मजबूरन अपनी पसंद की ड्रेस सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। हारिका ने 4 से 5 साड़ी, 4 से 5 गाउन, 4 से 5 सूट सिलेक्ट करके अक्षित को दे दिया। अक्षित ने सारी ड्रेस देखी तो उसे यकीन हो गया कि यह सारी ड्रेस हारिका की पसंद की हैं। अक्षित ने ड्रेस पैक करवाकर उनका बिल पे किया और बाहर आ गया। हारिका जाने लगी तो अक्षित ने उससे कहा, कहाँ जा रही हो? तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है। हारिका ने कहा, अपने ऑफिस। और कहा। अक्षित ने कहा, तुम अपने ऑफिस नहीं मेरे ऑफिस चल रही हो। ये सारी ड्रेस ट्राई करके दिखाओ। हारिका को गुस्सा आ गया और उसने अक्षित को पॉइंट करते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुमने कहा था कि अगर मैं अच्छे से ड्रेस सिलेक्ट करूंगी तो तुम मुझे ट्राई करने के लिए नहीं कहोगे। अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मेरा मूड चेंज हो गया है, इसलिए चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठो और चलो। हारिका ने कहा, अक्षित तुम मुझे ज्यादा ही मजबूर कर रहे हो। अक्षित ने कहा, हारिका एक बात ध्यान से सुन लो, मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी, और अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे नहीं पता मैं गुस्से में रुद्र के साथ क्या करूंगा, क्योंकि तुम भी जानती हो जो उसने सालू के साथ किया था, उसके रहते मैं उसे जिंदा छोड़ रहा हूँ। यही बहुत बड़ी बात है, वरना कब का उसे जान से मार देता। हारिका को ना चाहते हुए भी अक्षित की बात मानने पर मजबूर हो गई और अक्षित के साथ ऑफिस आ गई। अक्षित ने हारिका को एक साड़ी पकड़ाते हुए कहा, यह लो, पहन कर दिखाओ। हारिका ने गुस्से में वो साड़ी ली और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद हारिका ने रेड कलर की बनारसी साड़ी पहने बाथरूम से बाहर आई, लेकिन हारिका के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। हारिका का गुस्सा उसकी खूबसूरती बढ़ा देता था। अक्षित प्यारी सी मुस्कान के साथ चेयर पर बैठा हुआ था। हारिका अक्षित के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, पहन ली मैंने साड़ी, बस अब खुश? हारिका इतना कहकर वापस जाने लगी तो अक्षित ने उसे रोकते हुए कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने जाने के लिए नहीं कहा है, चुपचाप मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। हारिका गुस्से में रुक गई और वापस आकर अक्षित के सामने खड़ी हो गई। हारिका ने गुस्से में कहा, बोलो क्या बात है? अक्षित ने अपनी चेयर थोड़ी घुमाकर कहा, क्या करने जा रही थी बाथरूम में? हारिका ने दांत पीसते हुए कहा, चेंज करने। अक्षित ने कहा, मेरे सामने ही कर लो। ये सुनते ही हारिका हैरान हो गई, उसके चेहरे पर गुस्सा पल भर में गायब हो गया। हारिका ने कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या बोल रहे हो? अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, बोला तो मैंने हिंदी में ही है, और कान भी तुम्हारे ठीक हैं, फिर भी अपनी बात दोबारा कह देता हूँ, मैंने बोला है मेरे सामने ही चेंज कर लो। हारिका को फिर से गुस्सा आ गया, उसने कहा, अक्षित तुम्हें नहीं लगता तुम मेरी मजबूरी का ज्यादा फायदा उठा रहे हो? अक्षित ने कहा, हारिका तुम जितना लेट करोगी मेरा दिमाग उतना ही खराब होगा। ऐसा ना हो मैं बस तुम्हें कपड़े उतारने के लिए कह दूं और पहनने के लिए ना कहूँ, इसलिए चुपचाप मेरे सामने ही चेंज कर लो। आरका की आंखों में आंसू आ गए, उसने अक्षित को पॉइंट करते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अक्षित ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, करना तो पड़ेगा ब्यूटीफुल गर्ल, और अब मेरा मूड चेंज हो गया है, अब तुम बस कपड़े उतारोगी, पहनोगी नहीं। आरका की आंखों में आंसू बहने लगे। आरका ने फिर गुस्से में कहा, अक्षित बस करो, इतनी बेशर्मी भी ठीक नहीं है, इतना दर्द मत दो कि मुझे दर्द महसूस होना ही बंद हो जाए। अक्षित ने बहुत प्यार से कहा, दर्द? दर्द की बात कौन कर रहा है? तुम्हें पता भी है दर्द क्या होता है? तुमने जो मुझे दर्द दिया है ना हारिका, तुम चाह कर भी उस दर्द को कभी खत्म नहीं कर सकती। तुम्हें मेरे सामने कपड़े उतारने में शर्म आ रही है तो खुद सोचो तुमने मेरे साथ क्या किया। मेरे स्टेटस, मेरा रुतबा, सब कुछ एक सेकंड में मिट्टी में मिला दिया। मिलाया तो मिलाया और कोर्ट में भी नहीं आई। तुम मुझे छोड़कर अमेरिका भाग गई। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाने का, तो अब बर्दाश्त भी करो। जब किसी के सामने इज्जत उतरती है तो कैसा लगता है? आरिका अक्षित के सामने घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए बोली, अक्षित मैं मजबूर थी, कितनी बार माफी मांगू मैं तुमसे? अक्षित ने कहा, मैंने पहले भी कहा था आरिका, अब भी कह रहा हूँ, माफी मांगने का टाइम निकल गया है, अब पनिशमेंट टाइम है। आरिका गुस्से में बोली, बहुत हुआ अक्षित, अगर गोली मारनी है तो मार दो, मैं ये सब नहीं करूंगी।
अक्षित ने गुस्से में कहा। ब्यूटीफुल गर्ल, घटिया हरकत तो तुम कर चुकी हो, मुझे कोर्ट में घसीट कर। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे गिरी हुई हरकत की है। तब नहीं सोचा जब अक्षित वापस आएगा तो बदला लेगा। बदला लेना सिर्फ तुम्हें ही आता है हारिका। तुमने बिना सच जाने कि मैंने निहारिका का केस क्यों छोड़ा, तुमने मुझे गुनहगार ठहरा दिया। गौरी का फ्लैट। गौरी किचन में काम कर रही थी, तभी घर की डोरबेल बजी। गौरी ने डोर खोला तो बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा था। डिलीवरी बॉय ने गौरी को पैकेट पकड़ाते हुए कहा, मैम आपका पार्सल। गौरी ने कहा, लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। डिलीवरी बॉय ने पार्सल चेक करते हुए कहा, लेकिन नाम एड्रेस तो इसी घर का है। गौरी ने कहा, किसने भेजा है? डिलीवरी बॉय ने अपने फ़ोन में चेक करते हुए कहा, मैम ठाकुर इंडस्ट्री से आया है। गौरी ने पार्सल ले लिया और घर के अंदर आ गई। गौरी ने पार्सल खोलकर देखा तो उसमें स्काई ब्लू कलर का लहंगा था जो बहुत सुंदर लग रहा था। गौरी ने लहंगा खोलकर देखा तो उसमें एक चिट रखी थी। गौरी ने चिट खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, अक्षित की सगाई है, यही ड्रेस पहनकर आना, मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारा हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। चिट पढ़कर गौरी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि गौरी जानती थी कि एड्रेस अथर्व ने भेजी है। AR इंडस्ट्री। सालू अपने डेस्क पर काम कर रही थी और रुद्र उसे देख रहा था। तभी अरुण सालू के पास आया और बातें करने लगा। सालू और अरुण हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन दोनों को हंसकर बातें करते हुए देखकर रुद्र के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। रुद्र ने मन ही मन खुद से कहा, मुझसे तो कभी ऐसे हंसते बात नहीं करती है, मुझे देखते ही खाने को दौड़ती है। मुझ में कांटे लगे हैं क्या? अरुण जैसे लड़के जो मेरे नीचे काम करता है, उसको देखकर इसे हंसी आ रही है। रुद्र से अब देखा नहीं गया तो उसने सालू को अपने केबिन में बुला लिया। सालू रुद्र के सामने 30 मिनट से बैठी थी। सालू ने गुस्से में कहा, पिछले 30 मिनट से बैठी हूँ, अगर कोई काम है तो बताइए, वरना मैं अपनी डेस्क पर काम करने जा रही हूँ। रुद्र ने अपने लैपटॉप पर उंगली चलाते हुए कहा, बाहर क्यों जाना है? अरुण से बातें करने? अरुण अच्छा लड़का नहीं है, उसके 3-4 गर्लफ्रेंड है और वो किसी भी रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है। अरुण से दूर रहो। सालू ने कहा, मिस्टर रुद्र सिन्हा, मैं अरुण से बात करूं या उसके बाप से बात करूं? आप होते कौन है मुझसे सवाल करने वाले? यह मेरा पर्सनल मैटर है। आप मुझसे दूर रहें तो बेहतर होगा। मुझे मत बताइए कौन सही है कौन गलत है। मुझे किससे दूर रहना चाहिए और किससे नहीं, यह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। रुद्र को अब सालू की बात पर गुस्सा आ गया। रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, लिसन ग्रीन चिली, जो कह रहा हूँ करो। अरुण से दूर रहो तो मतलब उससे दूर रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा गुस्सा उस अरुण पर निकल जाए और मैं उसे जॉब से निकाल दूं। सालू भी चेयर से खड़ी हो गई और उसने भी फुल एटीट्यूड से कहा, लिसन मिस्टर रुद्र, अगर आप अरुण को जॉब से फायर कर देंगे तो मैं भी रिजाइन कर दूंगी। फिर मैं अरुण बाहर मिलेंगे, आपकी नजरों से दूर। यह बात सुनकर रुद्र की उंगलियां लैपटॉप पर रुक गईं और वह खड़ा होकर सालू के पास आने लगा। रुद्र इस वक्त बहुत गुस्से में था और सालू उसका गुस्सा समझ रही थी। रुद्र आगे बढ़ रहा था और सालू डर की वजह से हर कदम पीछे ले रही थी। सालू पीछे जाते जाते दीवार से जा लगी। सालू को इस वक्त रुद्र के गुस्से से बहुत डर लग रहा था। रुद्र की गुस्से वाली लाल आंखें बस सालू को ही देख रही थीं। रुद्र बिल्कुल सालू के करीब आकर खड़ा हो गया। सालू और रुद्र के बीच कुछ 1 इंच का फासला था। सालू ने डर की वजह से अपनी नजरें झुका रखी थी। सालू को डर लग रहा था कि पिछली बार की तरह रुद्र अब भी किस ना कर ले। रुद्र कुछ सेकंड तक ऐसे ही खड़ा रहा। सालू अब इरिटेट होने लगी तो उसने अपने दोनों हाथ रुद्र के सीने पर रखे और उसे धक्का देते हुए कहा, रुद्र तुम अपनी लिमिट दिन पर दिन क्रॉस करते जा रहे हो। तुम्हें जो भी बात करनी है दूर से किया करो, मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। सालू के ऐसे धक्का देने से रुद्र 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल रुद्र ने सालू के दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से लगा दिया और अपना माथा सालू के माथे से लगाकर कहा, लिमिट क्रॉस करने पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो। अरुण से दूर रहो, नहीं तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगी अपनी लिमिट क्रॉस करने से। इतना कहकर रुद्र ने अपने होंठ सालू के होंठों पर रख दिए और किस करने लगा। 5 मिनट बाद रुद्र ने सालू को छोड़ा और बोला, यह सिर्फ ट्रेलर था सालू, अगर मैंने तुम्हें अरुण के साथ बात करते हुए देखा तो ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना ही अरुण के लिए। सालू की आंखों से आंसू गिर गया। वह अपने हाथ रुद्र की पकड़ से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने सालू को नहीं छोड़ा। सालू ने नम आंखों से किसी मासूम बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। सालू की आंखों में आंसू देखकर रुद्र को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन रुद्र से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था। रुद्र ने सालू को छोड़ दिया। सालू ने रुद्र को हल्का सा धक्का दिया और रुद्र के केबिन से
भागते हुए अपने डेस्क पर आ गई। सालू लगातार रो रही थी। सालू ने अपना बैग उठाया और ऑफिस से निकल गई। रुद्र सालू को जाते हुए देख रहा था। रुद्र ने विंडो से देखा तो सालू अब तक पार्किंग में पहुंचकर अपनी स्कूटी निकाल रही थी। देखते ही देखते सालू ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चली गई। रुद्र ने पेपर वेट उठाया और टेबल पर मारते हुए कहा, उसका जाना बुरा क्यों लगता है? क्यों चाहता हूँ कि वह हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे? क्यों चाहता हूँ कि वह मुझे प्यार से गले लगाए? क्यों उसके जाने से दर्द होता है? क्यों उसकी आंखों में आंसू होने पर मेरे दिल में दर्द होता है? दूसरी तरफ विशाखा को एक बेकरी शॉप में जॉब मिल गई थी। विशाखा उस शॉप में केक बेक करती थी। शॉप बहुत बड़ी थी। वहां पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था। जब स्टाफ कम होता था तो विशाखा कस्टमर को फूड भी सर्व कर देती थी। तभी विशाखा को एक कस्टमर ने बुलाया। विशाखा उसके पास चली गई। विशाखा ने कस्टमर को देखा तो उसकी आंखों में डर आ गया, क्योंकि वह कस्टमर कोई और नहीं, पवन खन्ना था। विशाखा कुछ रिएक्ट करती उससे पहले पवन खन्ना ने उसका हाथ पकड़ लिया। पवन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, उस दिन तो तुम बच गई थी, लेकिन आज तुम्हें कौन बचाएगा? विशाखा ने आसपास नजर घुमाई तो देखा कि कुछ ही सेकंड में बेकरी शॉप खाली हो गई थी। विशाखा को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पवन ने कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। तुम जानती हो पवन खन्ना का नाम इस शहर का बच्चा बच्चा भी जानता है। तो मेरे लिए शॉप को खरीदना या उसे खाली करवाना बहुत बड़ी बात नहीं है। विशाखा ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो। पवन ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, सही कहा तुमने, हाथ छोड़ देता हूँ, कुछ और पकड़ लेता हूँ। इतना कहकर पवन ने अपना एक हाथ विशाखा की कमर पर रखकर उसे अपने सीने से लगा लिया। पवन ने कहा, मैंने तुम्हें ऑफर दिया था, तुम उसे एक्सेप्ट कर लेती। विशाखा की हालत खराब हो गई। विशाखा पवन को खुद से दूर करने लगी। पवन ने हंसते हुए कहा, कोशिश बेकार है डार्लिंग, मुझे जो चीज पसंद आए मैं उसे हासिल कर लेता हूँ। तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है और खुद तुम मुझसे बच नहीं सकती। पवन ने कहा, मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया था, तुम उसे एक्सेप्ट कर लेती तो तुम्हें पैसे भी मिलते और तुम मेरे साथ एंजॉय भी करती। लेकिन नहीं, तुमने तो अपने आशिक को बुला लिया। अब तुम बिना पैसों को ही मेरी जरूरत पूरा करोगी। पवन विशाखा की तरफ झुकने लगा तो विशाखा ने फिर से खुद को छुड़ाते हुए कहा, देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे हर्ट करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, प्लीज छोड़ दो मुझे। पवन ने कहा, मैं नहीं छोड़ने वाला। तुम एक काम करो, अपने आशिक को बुला लो, जो पिछली बार बुलाया था। क्या पता तुम्हारा आशिक तुम्हें बचा ले, लेकिन तुम्हारा आशिक बचाएगा कैसे? पवन इससे ज्यादा बकवास करता उससे पहले ही पवन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। पवन ने नजर उठाकर देखा तो सामने विक्रम सुलगती हुई आंखों से उसे ही देख रहा था। विक्रम को देखकर विशाखा की जान में जान आ गई। विक्रम ने विशाखा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और विशाखा ने विक्रम का हाथ थामकर विक्रम के गले लग गई। विक्रम के गले लगकर विशाखा रोने लगी। विक्रम ने विशाखा के आंसू पोंछते हुए उसे एक चेयर पर बैठाते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए फाइटिंग एंजॉय करो, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पवन खन्ना के बॉडीगार्ड बाहर खड़े थे। अंदर पवन के साथ क्या हो रहा है वह पवन खन्ना के बॉडीगार्ड नहीं जानते थे। विक्रम ने पवन का कॉलर पकड़कर खड़ा किया और उसके मुंह पर एक मुक्का और मार दिया। पवन ने भी विक्रम को मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और पवन को बहुत बुरी तरह मारा। पवन को बहुत अच्छे से पीटने के बाद विक्रम ने विशाखा का हाथ पकड़ा और बेकरी शॉप से बाहर आ गया। बाहर आकर विक्रम ने पवन के बॉडीगार्ड को देखकर कहा, तुम्हारा बॉस अंदर बेहोश पड़ा है, जाकर उठा लो। विक्रम की बात सुनकर बॉडीगार्ड फुर्ती से शॉप के अंदर चले गए। तब तक विक्रम भी विशाखा को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से चला गया। विक्रम ड्राइव कर रहा था और विशाखा चुपचाप विंडो से बाहर देख रही थी। विक्रम को विशाखा पर आज बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विक्रम ने विशाखा को कई बार अपने ऑफिस में जॉब करने के लिए कहा था, फिर भी विशाखा हर बार मना कर देती थी। विक्रम ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, विशाखा तुम ठीक हो? विशाखा की आंखों में आंसू आ गए और उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं हूं मैं ठीक, सुना तुमने, नहीं हूं मैं ठीक। विक्रम को भी गुस्सा आ गया और उसने गाड़ी साइड में रोककर स्टीयरिंग पर हाथ मारकर गुस्से से कहा, चिल्ला क्यों रही हो? खुद गलती करती हो और फिर चिल्लाती भी तुम ही हो। विक्रम गुस्से में बोला, हजार बार कह चुका हूँ कि मेरे ऑफिस में जॉब कर लो। अरे मेरे ऑफिस में जॉब नहीं करनी तो अतर भाई के ऑफिस में जॉब कर लो, लेकिन नहीं, न तुम मोदक इंडस्ट्री में जॉब करोगी और ना ही ठाकुर इंडस्ट्री में। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अंदाजा भी है? अगर कुछ सेकंड भी लेट होता तो क्या होता तुम्हारे साथ? लेकिन नहीं,
छोटी मोटी जॉब कर लोगी, लेकिन मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगी। आज तक मुझे रीजन भी नहीं बताया कि क्यों नहीं करती मेरा ऑफर एक्सेप्ट। विशाखा का दिमाग पहले ही खराब था। विक्रम का गुस्सा देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, नेक्स्ट टाइम मेरी हेल्प करने मत आना। अगर तुम्हें मेरी हेल्प करने से इतना ही गुस्सा आता है तो अगली बार मुझे बचाने मत आना। विशाखा विक्रम की गाड़ी से उतरकर जाने लगी तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कहाँ जा रही हो? विशाखा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं खुद चली जाऊंगी। इतनी हेल्प कर दी उसके लिए थैंक यू। विक्रम ने विशाखा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर गुस्से में कहा, चुपचाप बैठी रहो वरना मुझे नहीं पता मैं गुस्से में क्या कर दूंगा। विक्रम ने फिर से स्टीयरिंग पर जोर जोर से 2-3 बार हाथ मारा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अगले कुछ मिनट में गाड़ी गौरी के घर के बाहर खड़ी थी। विक्रम ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए प्यार से कहा, विशाखा, गौरी का घर आ गया है। विशाखा ने गुस्से में विक्रम को देखा और गाड़ी से उतरकर बहुत जोर से गाड़ी का गेट बंद कर दिया। विक्रम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। विक्रम ने खुद में ही गाना गुनगुनाया, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है? वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। अक्षित चेयर पर बैठा था और आरिका खुद को संभालते हुए उसके सामने खड़ी थी। तभी अक्षित के केबिन का गेट खुलने की आवाज आई। अक्षित ने जल्दी से आरिका का हाथ पकड़ा और आरिका उसकी गोद में जा गिरी। अक्षित ने आरिका को गोद में बिठाकर चेयर घुमा दी। तभी केबिन का गेट खोला और अथर्व ने कहा, अक्षित, मीटिंग में जाना है? अक्षित ने कहा, अथर्व, मैं अभी आरिका के साथ बिजी हूँ, बाद में मीटिंग ज्वाइन कर लूंगा, तुम चले जाओ। अथर्व ने आरिका की हल्की साड़ी देखी। अथर्व को थोड़ा दुख हुआ क्योंकि एक टाइम में अथर्व और आरिका बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अथर्व बिना कुछ बोले अक्षित के केबिन से चला गया और जाते जाते डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा गया। आरिका का रोना बहुत तेज हो गया। आरिका ने अक्षित के सीने पर मारते हुए कहा, क्यों बचाया? देखने देते अथर्व को। अथर्व को भी तो पता चले उनका शर्मीला भाई आरिका के साथ क्या करता है, कितनी बेशर्मी करता है, आरिका को कैसे जलील करता है, उसकी इज्जत कैसे उतारता है, उसके साथ कैसी घटिया बातें करता है। आरिका लगातार रो रही थी और अक्षित के सीने पर मार रही थी। अक्षित ने बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। अक्षित ने गुस्से में आरिका का मुंह पकड़ा और बोला, आरिका, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, बहुत ज्यादा। मुझे बेशरम बनने पर तुमने ही मजबूर किया। अब तो मुझे तुमसे नफरत सी हो गई है। इसलिए जब तुम रोती हो, दर्द में होती हो, तो मुझे सुकून मिलता है। आरिका ने भी अक्षित का हाथ अपने मुंह से छुड़ाकर गुस्से में कहा, अगर मुझे दर्द में देखकर तुम्हें सुकून मिलता है तो क्यों बचाया रंगा के आदमी से, वहीं मर जाने दिया होता। अक्षित ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, पता भी है अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो रंगा के आदमी तुम्हारे साथ क्या करते? आरिका ने भी गुस्से में कहा, जो भी करते, लेकिन तुमसे तो बच जाती। वह जो करते तुम भी तो वही करते हो मेरे साथ। अक्षित ने गुस्से में कहा, तुम नहीं जानती वह लोग तुम्हारे साथ क्या करते, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वह तुम्हारे साथ क्या करते। इतना कहकर अक्षित ने आरिका को गोद में उठा लिया और सोफे पर ले आया। अक्षित के बैठ करने से आरिका दर्द में थी। आरिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आरिका ने कहा, अक्षित, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। अक्षित ने आरिका से कहा, जानना नहीं चाहती वह लोग तुम्हारे साथ क्या करते? आरिका ने कहा, प्लीज अक्षित, छोड़ दो ना, प्लीज छोड़ दो। लेकिन अक्षित ने आरिका को नहीं छोड़ा। अक्षित आरिका के साथ आज बहुत रूड था। अक्षित को भी कभी इतना गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज आरिका उसके साथ बहस कर रही थी, इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा था और वह गुस्सा उसने आरिका पर ही निकाल दिया। अक्षित ने आरिका के गोरे बदन पर जाने कितने ही बाइट दिए थे। अपना गुस्सा निकालने के बाद अक्षित ने आरिका को छोड़ दिया और बाथरूम चला गया। आरिका जैसे तैसे सोफे पर बैठी और अपना मुंह घुटनों में छिपाकर रोने लगी। आरिका के शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। यह तो उसका फिजिकल दर्द था और आज अक्षित ने मेंटली दर्द भी दे दिया था। दूसरी तरफ अक्षित बाथरूम में था और शावर के नीचे खड़ा होकर दीवार पर दोनों हाथों से पंच मारे जा रहा था। अक्षित के हाथों से खून आने लगा, लेकिन अक्षित नहीं रुका। वो लगातार दीवार पर पंच मारता ही रहा। अक्षित का गुस्सा तो शांत हो गया था, लेकिन अब वह पछतावे की आग में जल रहा था। अक्षित ने पंच मारते हुए खुद से कहा, आज मैंने अपनी ब्यूटीफुल गर्ल को बहुत दर्द दिया है। शायद वो मुझे कभी माफ ना कर पाए। मैं क्यों अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया? फाइनली अक्षित ने अपना गुस्सा दीवार पर पंच मारकर निकाल दिया। फिर वह बाथरोब पहनकर बाहर आया तो उसने देखा आरिका सोफे के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी है। उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपाया हुआ है और लगातार रोई जा रही है। अक्षित ने आरिका को देखा तो उसके शरीर पर नोचने, खरोचने और बाइट के बहुत सारे निशान थे।
अक्षित हारिका को ऐसे रोते हुए देखा तो उसके दिल में दर्द हुआ। अक्षित ने अपनी आंखें बंद की और पलट गया। अक्षित ने अपनी आंखें बंद किए हुए खुद से कहा, यह क्या किया अक्षित तूने? थोड़ी देर पलटने के बाद अक्षित धीरे धीरे हारिका के पास आया। हारिका ने अक्षित को देखा तो उसे धक्का दे दिया। हारिका ने गुस्से में कहा, दूर रहो मुझसे, जानवर हो तुम, बहुत बड़े वाले जानवर। अक्षित फिर से हारिका के पास गया, लेकिन हारिका ने फिर से उसे धक्का देकर कहा, पास मत आना, मेरे बिल्कुल पास मत आना। तुमसे घिन आने लगी है अक्षित। मुझे शर्म आती है यह सोचते हुए कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। तुम्हारे साथ बिताए हर एक पल को कोसती हूँ। तुम्हारे साथ शादी के सपने देखे थे अक्षित। अक्षित तो बस हारिका की बातें सुन रहा था। आज अक्षित का गिल्ट अक्षित को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। हारिका ने अक्षित को पॉइंट करते हुए कहा, हमेशा कहते थे ना मैंने सच जानने की कोशिश नहीं की। कि तुमने भी तो सच जानने की कोशिश नहीं की। तुमने भी तो नहीं पूछा हारिका, तुम उस दिन कोर्ट क्यों नहीं आई? अक्षित, मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाई माफी मांगी, लेकिन तुमने मुझे माफ नहीं किया। अब मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी अक्षित। अब मैं तुमसे फाइट बैक करूंगी। मुझे गिल्ट था कि मैंने तुम्हें झूठे केस में फंसा दिया। आज मेरा वह गिल्ट भी तुमने खत्म कर दिया। आज तुमने उस झूठ को सच बना दिया। तुमने सच में मेरे साथ गलत कर दिया। हारिका बुरी तरह फूट फूट कर रो रही थी। अक्षित फिर से हारिका के पास आया और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, हारिका मैं गुस्से में था। हारिका ने अक्षित का हाथ झटकते हुए कहा, अगर गुस्सा थे तो यह तरीका है गुस्सा निकालने का? किसी को इतना बेइज्जत कर दो कि वह अपने ही नजरों में गिर जाए, उससे खुद से घिन आने लगे, उसके अंदर सुसाइड करने की इच्छा जाग जाए। निहारिका को जिसने सूट किया था, अगर उस शूटर को मारना नहीं होता तो आज मैं तुम्हें मार देती या खुद सुसाइड कर लेती। आज जो कुछ भी हुआ उसके रहते हम दोनों में से एक का मरना तो तय था। तुम रुद्र को गलत कहते हो। तुम में और रुद्र में बहुत फर्क है। रुद्र ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। रुद्र तो सिर्फ सालू को बिना बताए यहाँ से चला गया था, लेकिन तुमने अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। तुम आज एक जानवर बन गए थे। हारिका ने अपने आंसू पोंछे और चिल्लाकर कहा, अक्षित अब मैं तुम्हारे सामने नहीं रोऊंगी। जितना रोना था, जितना गिड़गिड़ाना था, मैंने गिड़गिड़ा लिया। अब कभी नहीं रोऊंगी। अब तुम्हारी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। तुम मुझसे नफरत करते हो ना? मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। अगर तुमने गलती से भी रुद्र के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं करण खन्ना को जान से मार दिया था। ऐसा ना हो कि गुस्से में तुम्हें जान से मार दूं। इसलिए आज के बाद हम दोनों भाई बहन से दूर रहना। आरिका जैसे तैसे सोफे से खड़े होकर उसने खुद को साड़ी से कवर किया। आरिका खुद को संभालते हुए बाथरूम की तरफ जा रही थी, लेकिन वह बाथरूम तक जाती उससे पहले ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। आरिका को इस हालत में देखकर अक्षित की सांसें ही रुक गईं। अक्षित जल्दी से आरिका के पास आया और उसके गालों को अपने हाथों में लेकर थपथपाते हुए बोला, आरिका आंखें खोलो। आरिका तुम्हें क्या हुआ है? आरिका आंखें खोलो। अक्षित ने आरिका को गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया। थोड़ी देर बाद अक्षित ने आरिका को सोफे पर आकर लिटा दिया। आरिका अब भी बेहोश थी। अक्षित को आरिका की बहुत टेंशन होने लगी थी। आरिका अब तक होश में नहीं आई थी। अक्षित का दिमाग पहले ही खराब था, ऊपर से उसे गिल्ट भी था। अक्षित के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। अक्षित ने फोन करके अतर को अपने केबिन में आने के लिए कहा। अक्षित ने अपने केबिन में नजर घुमाई तो चारों तरफ उसके और आरिका के कपड़े थे। अक्षित ने अथर्व के आने से पहले ही सारे कपड़े उठाकर रख दिए। अथर्व अक्षित के केबिन में आया। अथर्व की नजर जैसे ही आरिका पर पड़ी, उसने पैनिक होते हुए पूछा, इसे क्या हुआ है? यह बेहोश क्यों है? अक्षित के पास अथर्व के किसी सवाल का जवाब नहीं था। अथर्व ने फिर से पूछा, अक्षित कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है इसे? क्या किया है तुमने इसके साथ? अथर्व ने अपने केबिन में नजर घुमाई तो केबिन बिल्कुल साफ था। अथर्व ने ताने भरे लहजे में कहा, क्या बात है, क्राइम करने के बाद सबूत भी मिटा दिए? हाँ भाई लोहार जो ठहरा। अक्षित तब भी आरिका के हाथों को रगड़ रहा था। अक्षित ने कहा, अथर्व गलती से हो गया, मैं बहुत गुस्से में था। गुस्से में मैंने आरिका को आज बहुत हर्ट कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अथर्व ने नरम लहजे में कहा, तो क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे से बदला ही तो ले रहे हो। पहले इसने बदला लिया, फिर तूने बदला लिया। न इसने सच जानने की कोशिश की, न तूने सच जानने की कोशिश की। तुम दोनों पर मुझे डाउट होता है कि तुम दोनों ने कभी एक दूसरे से प्यार भी किया था, क्योंकि अगर प्यार किया होता तो ये सब नहीं करते। अक्षित ने कहा, मैंने यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया। क्या करूँ यह बता। अथर्व ने कहा, करना क्या है, डॉक्टर को बुला। डॉक्टर तुझे 100 सवाल पूछेगा, क्या हुआ, कैसे हुआ,
ये निशान कहाँ से आए? तूने क्या जवाब देगा? अक्षित ने हारिका के गालों को थपथपाते हुए कहा, इसीलिए तो तुझे बुलाया है, ताकि तू कोई एडवाइस दे दे, लेकिन तू तो मुझे सुनाने लग गया। अथर्व ने फिर से ताने भरे लहजे में कहा, क्या बात है जनाब ने इस लड़की के साथ गलत किया और मैं उसे इस बात का एहसास भी ना दिलाऊं? वैसे तूने भी इसके साथ वही किया जो इसने तेरे साथ किया था, तो अब तुम दोनों बराबर के हो गए, न तू गलत और न हारिका गलत। अक्षित ने गुस्से में कहा, अथर्व प्लीज, अभी मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है, तेरे लेक्चर की नहीं। अथर्व को इस वक्त अक्षित पर बहुत गुस्सा आ रहा था। चाहे जो हो, अथर्व जानता था कि अक्षित हारिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनके बीच ये सब नहीं होना चाहिए था, फिर भी हो गया। कहने के लिए दोनों आज एक दूसरे के करीब आए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। अथर्व ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ ही मिनट में केबिन में एक लेडीज डॉक्टर आ गई। लेडीज डॉक्टर हारिका को चेक किया और एक इंजेक्शन लगा दिया। लेडीज डॉक्टर ने कहा, कुछ घंटे में इन्हें होश आ जाएगा, इनकी मेडिसिन टाइम से दे देना और ऑइंटमेंट भी लगा दीजिएगा, निशान सही हो जाएंगे। इतना कहकर लेडीज डॉक्टर बिना कोई सवाल किए वहां से चली गई। अक्षित ने हैरानी से कहा, इसने कुछ पूछा नहीं? अथर्व ने हाथ बांधकर कहा, डॉक्टर के सवालों का जवाब होता तेरे पास, जो तुझे हैरानी हो रही है कि उसने कुछ पूछा नहीं। उसने नहीं पूछा, मैं पूछ लेता हूँ, या फिर मैं बता देता हूँ कि वह डॉक्टर तुझे क्या कहती। वह डॉक्टर तुझे कहती, सर मैडम के साथ किसी ने जानवर की तरह बर्ताव किया है, किसी ने बहुत बुरी तरह से नोचा है। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे निशान हैं, देखो कैसी हालत कर दी है, कितनी सुंदर और नाजुक लड़की है, उसका क्या हाल बना दिया है। अक्षित ने कहा, बस कर अथर्व, बस कर, कह चुका हूं ना। गुस्से में था। अथर्व को भी गुस्सा आ गया और उसने भी टेबल पर हाथ मारकर कहा, क्या कह रहा था तू कि मेरा और गौरी का प्यार बहुत स्लो है? लेकिन मेरा और गौरी का प्यार बहुत पवित्र है। मैं और गौरी एक दूसरे को सारी जिंदगी देख कर रह सकते हैं, लेकिन इतनी गंदी हरकत कभी नहीं करेंगे। अब मेरा मुंह मत देख, इसे अपने बिला ले जा, जब तक ये ठीक ना हो जाए। बड़ा आया वादा पूरे करने वाला। क्या कहा था तूने कि नीरव सिन्हा से तूने हमेशा उनकी बेटी का ध्यान रखेगा? ये ध्यान रखा तूने उनकी बेटी का? अक्षित तो पहले ही गिल्ट से भरा जा रहा था, ऊपर से अथर्व की बातें उसे और गिल्ट से भर रही थी। अथर्व अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। अक्षित ने गुस्से में ही सही, लेकिन हारिका के साथ बहुत गलत कर दिया था। अक्षित ने हारिका को गोद में उठाया और ऑफिस से चला गया। अक्षित हारिका को अपने बिला ले आया था। अक्षित ने हारिका को बेड पर लिटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया और अक्षित वहीं सोफे पर बैठ गया। अक्षित हारिका के होश में आने का इंतजार करने लगा। अक्षित ने भी सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसे कुछ याद आने लगा। फ्लैशबैक। अक्षित हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा था। एक डॉक्टर अक्षित के पास आकर बोले, देखिए मिस्टर अक्षित, नीरव सिन्हा के पास ज्यादा समय नहीं है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर नीरव सिन्हा को अपनी बेटी की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है, आप उनसे मिल लीजिए, इससे पहले कि उनकी सदमे में मौत हो जाए। डॉक्टर की बात सुनकर अक्षित कमरे में चला गया। नीरव सिन्हा बेड पर बेसुध लेटे हुए थे। नीरव सिन्हा ने हाथ के सहारे अक्षित को अपने पास बुलाया। अक्षित ने जल्दी से कदम बढ़ाकर नीरव सिन्हा का हाथ थाम लिया। नीरव सिन्हा कुछ बोलते उससे पहले ही अक्षित ने कहा, आप परेशान मत होइए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नीरव ने हिम्मत करके अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाया। अक्षित डॉक्टर को आवाज लगाई, डॉक्टर डॉक्टर। लेकिन नीरव सिन्हा ने अक्षित का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अक्षित मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। अक्षित को नीरव सिन्हा ने देखकर धीरे से कहा, अक्षित मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। अक्षित नीरव सिन्हा को देखकर थोड़ा सा घबरा रहा था, फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? नीरव सिन्हा की सांसें उखड़ रही थीं। नीरव सिन्हा ने कहा, मेरी छोटी बेटी अमेरिका में है, उसका ध्यान रखोगे? मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर शिवानी की मासूमियत है, तुम शिवानी की तरह साफ दिल के हो, अपनी बात पर अटल रहने वाले, दिल के सच्चे हो, इसलिए कह रहा हूँ मेरी बेटी का ध्यान रखना, तभी मैं चैन से मर पाऊंगा। अक्षित ने बिना सोचे समझे नीरव के हाथों पर अपना हाथ रखकर वादा कर दिया। अक्षित के वादा करने के बाद नीरव सिन्हा ने एक गहरी सांस ली और उनकी सांसों की डोरी वहीं टूट गई, उनकी वहीं डेथ हो गई। फ्लैशबैक एंड। अक्षित ने घबराकर आंखें खोली। अक्षित का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। अक्षित ने एक नजर हारिका को देखा, जो अभी भी बेहोश थी। अक्षित मन ही मन खुद से कहा, मेरे अंदर माँ की मासूमियत के साथ साथ अपने बाप की क्रूरता भी है।
गौरी के स्कूल के बाहर। अथर्व गौरी के स्कूल के बाहर पहुंच गया था। अथर्व गाड़ी में बैठा हुआ गौरी को ही देख रहा था। तभी उसकी गाड़ी का डोर खुला और विक्रम अंदर बैठ गया। विक्रम ने एक नज़र गौरी को देखा और एक नज़र अथर्व को, फिर गाना गुनगुनाने लगा। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, जीवन अपना सारा सनम। देखते ही देखते गौरी अथर्व की नजरों से ओझल हो गई। अथर्व ने फिर अपनी गर्दन घुमाकर विक्रम को देखकर बोला, और गाना है या गाना खत्म हो गया है? विक्रम ने कहा, अरे भैया, आप तो नाराज हो गए। मैं तो बस कह रहा था कि वरुण टाइगर सलमान अपनी दीपिका पादुकोण से मिला कि नहीं। तेरी दीपिका पादुकोण ने मुझे कसम दे रखी है, इसी वजह से बस देखकर ही काम चला रहा हूँ। अथर्व ने निराश होकर कहा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, और देखकर कब तक काम चलाएंगे? अथर्व ने कहा, जब तक तू विशाखा को देखकर काम चलाएगा तब तक मैं भी चला लूंगा। विक्रम ने अपनी बहुएं चढ़ाते हुए कहा, ओहो, हस्बैंड वाइफ, मतलब होने वाले हस्बैंड वाइफ सेम ताने मारते हो। अथर्व ने कहा, तुझे फिर भी शर्म नहीं आती? फिर भी तूने विशाखा को अब तक प्रपोज नहीं किया। विक्रम बोला, सबको पता है कि मैं विशाखा से प्यार करता हूँ, बस विशाखा को ही नहीं पता। अथर्व ने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा था? विक्रम ने एक बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, वह बिल्डिंग देख रहे हो? मीटिंग थी, आपकी गाड़ी देखी तो समझ गया कि मजनू लैला से मिलने आया है। उन्होंने एक दूसरे की खिंचाई की और फिर अपने रास्ते चले गए। दूसरी तरफ रुद्र की गाड़ी सिग्नल पर खड़ी थी। रुद्र की नज़र रेड लाइट पर गई तो वहां उसने सालू की स्कूटी को देखा। सालू भी ग्रीन सिग्नल होने का वेट कर रही थी। रुद्र की नज़र सालू पर ही ठहर गई। सालू ने रेड कलर की कुर्ती और वाइट कलर की जीन्स पहनी हुई थी। न चाहते हुए भी रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी सिग्नल पर एक फ्रूट की ठेली वाला क्रॉस कर रहा था, लेकिन गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से उसके सारे फ्रूट्स वही सिग्नल पर गिर गए। सालू ने देखा तो जल्दी से भागते हुए उसके पास गई। सालू जल्दी जल्दी उसके सारे फ्रूट्स उसकी ठेली में रखवाने लगी। रोड पर सब सालू को ही देख रहे थे। सालू अकेली थी जो उस आदमी की हेल्प कर रही थी। रोड पर बाकी सब लोग अपनी गाड़ी में और बाइक में बैठकर सिग्नल ग्रीन होने का वेट कर रहे थे। तभी रुद्र ने सिग्नल लाइट देखी तो 1 मिनट बाद ग्रीन हो जाते। रुद्र भी जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरने वाला था। तभी ड्राइवर ने कहा, सर, सिग्नल ग्रीन होने वाला है, आप कहाँ जा रहे हैं? रुद्र ने कहा, सिग्नल ग्रीन हो जाएगा तो तुम गाड़ी लेकर ऑफिस चले जाना, मैं सालू के साथ आ जाऊंगा। रुद्र सालू के पास गया और उस आदमी के फ्रूट्स उठाने में हेल्प करने लगा। देखते ही देखते सालू और रुद्र ने 30 सेकंड में सारे फ्रूट्स उठाकर उस ठेले पर रख दिए और वह आदमी वहां से चला गया। पता नहीं रुद्र के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। रुद्र बस सालू को देखकर मुस्कुरा रहा था। सालू ने एक नज़र रुद्र को देखा और अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगे। रुद्र ने सालू का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लगा। सालू तो शॉक्ड रह गई। ये सब इतनी अचानक से हुआ कि सालू को समझ ही नहीं आया कि रुद्र ने उसके साथ क्या कर रहा है। रुद्र ने उसे सिग्नल के बीच में ही सबके सामने किस कर लिया था। सालू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने उसे छोड़ा नहीं। सालू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्र को धक्का दे दिया। रुद्र 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन फिर भी रुद्र के चेहरे पर एक स्माइल थी। तभी सिग्नल ग्रीन हो गया और एक लड़का जो बाइक पर बैठा हुआ था उसने रुद्र की तरफ देखकर कहा, बॉस, बाकी का रोमांस बाद में कर लेना, अभी आगे से हट जाओ। सालू गुस्से में अपनी स्कूटी के पास चली गई और हेलमेट पहनकर अपनी स्कूटी को स्टार्ट करने वाली थी कि रुद्र उसकी स्कूटी के पीछे बैठ गया। रुद्र के ऐसा करने पर सालू का गुस्सा सातवें आसमान पर पार कर गया था और उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, उतरो मेरी स्कूटी से, तुम्हारे पास तो महंगी गाड़ी है ना, उसी से जाओ। उतरो मेरी स्कूटी से, उतरो जल्दी, क्यों बैठे हो यहाँ, सुनाई नहीं देता, बहरे हो गए हो? रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर मेरी गाड़ी लेकर चला गया और मुझे टाइम से ऑफिस पहुंचना है। तुम भी ऑफिस ही जा रही हो, मुझे भी ड्रॉप कर दो। सालू ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने अभी ग्रीन सिग्नल पर मुझे किस किया है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगी? देखो रुद्र, मेरा दिमाग खराब मत करो। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें स्कूटी पर बैठाकर अपनी स्कूटी को ट्रक में न मार दूं। रुद्र अभी भी स्कूटी से नहीं उतरा। इनफैक्ट उसने तो अपने दोनों हाथ स्कूटी के हैंडल पर रख दिए थे और कहा, आज मैं तुम्हें स्कूटी चलाना सिखाता हूँ तो तुम कभी भी ट्रक में अपनी स्कूटी नहीं मारोगी। रुद्र के ऐसा बोलने से सालू बहुत बुरी तरह से इरिटेट हो रही थी।
सालू कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्र ने कहा, चलो अब क्या यहीं खड़े रहने का इरादा है? पीछे से हॉर्न बजने स्टार्ट हो गए हैं। सालू ने ना चाहते हुए भी अपनी स्कूटी स्टार्ट कर दी और रुद्र ने अपने दोनों हाथ सालू के हाथों पर रख दिए। सालू स्कूटी चलाते वक्त रुद्र के बैठने से डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि रुद्र कभी उसकी कमर पर हाथ लगाता तो कभी उसके पेट पर हाथ लगाता। सालू ने परेशान होकर कहा, रुद्र अपने आप को कंट्रोल में रखो, वरना स्कूटी सच में किसी ट्रक में लग जाएगी। रुद्र ने अपनी चिन सालू के कंधे पर रखते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, एक्सीडेंट नहीं होगा। सालू ने गुस्सा करते हुए कहा, रुद्र कोसती हूँ उस दिन को जब मैं तुमसे मिली थी। पहले मुझे छोड़कर चले गए और अब हर दिन मुझे परेशान करते हो। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने बिना पढ़े पेपर साइन कर दिए और तुम्हारे साथ फंस गई। रुद्र ने सालू के पेट पर हल्का सा रब करते हुए कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सालू की आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी आ गए। सालू ने कहा, सही कहा रुद्र, मैं पछता रही हूँ, लेकिन याद रखना पछताओगे तुम भी, तड़पोगे तुम भी, तब शायद तुम्हें मेरे दर्द में होने का अंदाजा हो। सालू की आंखों से आंसू निकलकर रुद्र के हाथ पर गिरे। रुद्र ने वह आंसू देखे तो कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द हुआ, लेकिन रुद्र ने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। रुद्र अभी सालू के पेट पर हाथ फेर रहा था। रुद्र ने शरारत भरे अंदाज में कहा, मेरी ग्रीन चिली को बुरा लग गया, गुस्सा आ गया, आंखों में आंसू आ गए। सालू तुम रोते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती हो। सालू ने इस बार कोई रिएक्ट नहीं किया। रुद्र के हाथ धीरे धीरे सालू के पेट से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे और सालू का बैलेंस बिगड़ गया और उसने स्कूटी डिवाइडर में मार दी। अक्षित का बिला। सुबह के 10 बज गए थे, लेकिन आरिका अब तक होश में नहीं आई थी। आरिका की यह हालत देखकर अक्षित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 1 घंटे बाद आरिका को होश आना शुरू हुआ। आरिका ने आंखें खोली तो उसे अपनी आंखों के सामने धुंधला धुंधला अक्षित खड़ा दिखाई दे रहा था। आरिका ने महसूस किया कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आरिका ने अपनी आंखें अच्छे से खोली और धीरे धीरे उठकर बैठ गई। आरिका होश में थी, लेकिन उसके अंदर जैसे जान ही नहीं थी। वह अपने शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी। आरिका ने अक्षित को देखा तो उसे कल की सारी बातें याद आ गईं। आरिका को याद आया कि वह बाथरूम जाने के लिए उठी थी और फिर गिर पड़ी। उसके बाद आरिका को कुछ भी याद नहीं था। आरिका ने अक्षित को देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और धीरे से बोली, मेरा फोन कहाँ है? अक्षित ने अपनी पॉकेट्स में से आरिका का फोन निकालकर उसे दे दिया। आरिका ने फोन लिया और उसमें कुछ करने लगी। अक्षित ने धीरे से बोला, ब्यूटीफुल गर्ल, क्या कर रही हो? आरिका ने रिएक्ट नहीं किया। अक्षित ने फिर से पूछा, ब्यूटीफुल गर्ल, तुमसे पूछ रहा हूँ क्या कर रही हो फोन में? आरिका ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और अपने फोन में ही कुछ करती रही। अक्षित ने आरिका का फोन छीन लिया और देखा आरिका अपने लिए कैब बुक कर रही थी। अक्षित ने जल्दी से कैब कैंसिल की और बोला, तुम यहाँ से नहीं जा रही हो। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, यहीं रहना होगा। आरिका को अक्षित की बातों पर गुस्सा आ गया, लेकिन इस वक्त वह गुस्सा करने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। आरिका ने फिर भी तेज आवाज में कहा, अक्षित, मैं तुमसे लड़ने की हालत में नहीं हूँ और मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, और मैं यहाँ रहूंगी क्यों? मुझे यहाँ से जाना है। यहाँ रही तो तुम्हारा खून कर दूंगी, तुम्हें जान से मार दूंगी। अक्षित बाहर जाता हुआ बोला, मार देना जान से, लेकिन जब तक ठीक नहीं होती यहीं रहो। आरिका की आंखों में आंसू आ गए। आरिका बेड से टेक लगाकर बैठ गई और मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद अक्षित हाथ में खाने की प्लेट लेकर अंदर आया। अक्षित ने आरिका के पास बैठकर कहा, आरिका प्लीज कुछ खा लो। आरिका ने भी गुस्से में कहा, तुम्हारे हाथ का तो बस जहर खा सकती हूँ, अगर खिला सकते हो तो खिला दो। अक्षित को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। अक्षित ने कहा, आरिका प्लीज खाना खा लो, तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। आरिका ने गुस्से में कहा, मेडिसिन नहीं लूंगी तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा अक्षित, मुझे बेफिक्र रहो। अगर ये घाव जल्दी भर गए तो तुमसे नफरत कम हो जाएगी, और मैं तुमसे अपनी नफरत कम नहीं करना चाहती। अक्षित ने प्लेट साइड में रखी और पॉइंट करते हुए गुस्से से लेकिन दबी आवाज में कहा, आरिका मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप खाना खा लो। आरिका ने भी गुस्से में कहा, वरना क्या करोगे? दोबारा जानवर बन जाओगे? अक्षित को गुस्सा आ गया और उसने अपना हाथ दीवार पर मारकर कहा, मुझे जानवर बनने पर तुमने मजबूर किया। अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था,
लेकिन नहीं, तुम आ गई मेरी जिंदगी में ग्रहण लगा दिया। पहले मुझे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया, फिर मेरे दिल में अपनी जगह बना ली। जब मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखने लगा, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के सपने देखने लगा, तब तुमने मुझ पर घिनौना इल्जाम लगा दिया। अक्षित ने फिर चिल्लाते हुए कहा, मानता हूँ कि मैंने कल तुम्हारे साथ जानवर से भी बदतर सलूक किया, लेकिन मुझे जानवर बनने पर मजबूर किसने किया? तुमने किया हारिका, तुमने। आज दर्द अक्षित का भी बाहर आ रहा था। अगले पल अक्षित ने हंसते हुए कहा, सही कहा था प्रियंका ने। कहा तुम और कहा मैं। सही कहा था प्रियंका ने। अक्षित, तुम्हारी हारिका तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी खूबसूरती को अपना समझता रहा। ब्यूटीफुल गर्ल तो मुझे कभी छोड़कर जा ही नहीं सकती। ब्यूटीफुल गर्ल तो मुझे बहुत प्यार करती है। ब्यूटीफुल गर्ल मेरे साथ शादी करना चाहती है। लेकिन देखो, ब्यूटीफुल गर्ल ने मेरे साथ क्या किया। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर मुझे छोड़कर चली गई। वह इज्जत जिसे मुझे कमाने में 4 साल लग गए, जिसे मैं अपने बलबूते पर हासिल की थी, उसे तुमने चुटकियों में मिट्टी में मिला दिया। आरिका को भी गुस्सा आ गया। वह बेड से जैसे तैसे करके खड़ी हुई और उसने भी अक्षित का कॉलर पकड़कर गुस्से में कहा, तो तुमने अपना बदला ले लिया ना। मैंने तुम पर झूठा केस किया और तुमने उस झूठे केस को सच बना दिया ना। अब तो तुम्हारे दिल को तसल्ली हो गई होगी। अब तो तुम्हारे अंदर कोई गिल्ट नहीं रहना चाहिए। अब तो तुमने झूठ को सच बना दिया। आरका अक्षित का कॉलर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। आरका ने रोते रोते कहा, प्यार बस तुमने नहीं किया अक्षित, मैंने भी किया था। माना कि तुमसे बदला लिया, लेकिन उस रात तुम्हारे पास थी। अगर सिर्फ बदला लेना होता तो किसी लड़की को हायर कर लेती और तुम्हारे पास भेज देती। लेकिन नहीं, तुम्हें देखकर पछतावे से मर ना जाऊं, इसलिए दर्द खुद को भी दिया। उस रात में कितने दर्द से गुजरी थी, जानते हो। बाहर के जख्म तो भर भी जाते हैं अक्षित, लेकिन जो इस दिल पर जख्म लगे हैं वह कभी नहीं भरते। अपने किए हुए पर पछतावा कर रही थी, खुद को कोस रही थी। तुमसे मिलने पुलिस स्टेशन भी आई, लेकिन तुमने ही मिलने से मना कर दिया। आरका ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, आरिका हूँ मैं, आरिका सिन्हा, जिसकी कंपनी में सैकड़ों एम्प्लाई काम करते हैं। एक मामूली से इंस्पेक्टर उस विवेक के सामने जाने कितने दुख सुनाती रही और उसे रिक्वेस्ट करती रही कि वह तुमसे एक बार मिलवा दे, लेकिन तुमने मिलने से मना कर दिया। माना कि मैं तुमसे बदला लिया, लेकिन मुझे भी उतनी तकलीफ, उतना ही दर्द हुआ जितना तुम्हें हुआ। आरका ने अगले ही पल अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, लेकिन अब नहीं होता दर्द। अब तुम्हारा सारा प्यार नफरत में बदल गया है और मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं बची है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फीलिंग बची है तो वह है सिर्फ नफरत। नफरत के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने अपने लाइफ लाइन को मार दिया तो तुमने भी कल अपनी ब्यूटीफुल गर्ल को मार दिया। आरका अपने घुटने के बल झटके से बैठ गई और अपने हाथों में अपना मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अक्षित भी दीवार से चिपक कर खड़ा था और उसने भी अपना सर पीछे की तरफ कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ सालू और रुद्र का एक्सीडेंट हो गया था। सालू के हाथ पर चोट आई थी, जिसमें हल्का हल्का खून निकल रहा था। सालू गुस्से में उठी और उसने अपनी स्कूटी उठाई। तब तक रुद्र भी उठ गया था और अपने कपड़े झाड़ रहा था। सालू स्कूटी को लेकर रोड के किनारे आ गई। रुद्र भी पीछे पीछे चला आया। सालू ने स्कूटी स्टैंड पर लगाई और रुद्र को पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा था ना, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। हो गया एक्सीडेंट, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता किस मिट्टी के बने हो, क्यों नहीं मुझे अकेला छोड़ देते? किस्मत भी इतनी बेकार है, काश मैं एक्सीडेंट पर मर जाती। सालू ने इतना ही कहा था कि रुद्र ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, ऐसी बात मत करो सालू, भगवान तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। सालू ने गुस्से में रुद्र का हाथ अपने मुंह से हटाकर कहा, भगवान मुझे लंबी उम्र दे कि तुम मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही परेशान करते रहो। अगर थोड़ा सा और बैलेंस बिगड़ता तो सीधे किसी गाड़ी या ट्रक से टकराते और हम दोनों हॉस्पिटल के बेड पर होते। सालू ने फिर से गुस्से में कहा, तुम अपने हाथ कंट्रोल में नहीं रख सकते? हमेशा मुझे यहाँ वहाँ छूना तुम्हें अच्छा लगता है? रुद्र प्लीज मुझे जीने दो। सालू को वह सब कुछ याद आ गया जो रुद्र ने उसके साथ किया था। सालू की आंखें फिर से आंसुओं से भर गईं। सालू ने रुद्र की तरफ फिर से पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है रुद्र, तुम मेरे साथ फिर से वह सब करोगे और मैं करने दूंगी? इस बार नहीं रुद्र, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत ज्यादा। इस बार मैं तुम्हें अपने नजदीक नहीं आने दूंगी। इतना कहकर सालू अपनी स्कूटी के पास गई
और स्कूटी की डिक्की खोलकर एक कपड़ा निकालकर अपने हाथ की चोट साफ करने लगी। रुद्र सालू के करीब 20 से 25 कदम की दूरी पर खड़ा हुआ सालू को ही देख रहा था। सालू का ऐसा बोलना रुद्र के दिल में फिर से दर्द पैदा कर रहा था। तभी रुद्र का फोन वाइब्रेट हुआ। रुद्र ने फोन निकालकर हेलो बोला। सामने से आवाज आई, सर मैंने उस ड्राइवर के बारे में पता कर लिया है। रुद्र ने कहा, हाँ बताओ कौन है वह। सामने से आवाज आई, सर वह किडनैपर है। रंगा के कहने पर किडनैपिंग करता है। वह कैब भी चलाता है, लेकिन साइड बाई साइड किडनैप करने का भी काम करता है। आज से 5 साल पहले उसने सालू मैम का किडनैप किया था। सर उस वक्त सालू मैम का स्कूल भी खत्म नहीं हुआ था। सर सालू मैम उस वक्त 16 साल की थी। सर सुना है कि उस आदमी ने मैम को मेंटली बहुत टॉर्चर किया, जिस वजह से वह कभी कभी पैनिक हो जाती हैं। रुद्र ने कहा, इस किडनैपर को किडनैप कर लो। शाम तक वह मेरे टॉर्चर हाउस पर रंगा का आदमी होना चाहिए। मेंटली टॉर्चर क्या होता है उसे मैं बताता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने फोन काट दिया। सालू का किडनैप हुआ था यह सुनकर रुद्र का दिमाग घूमने लगा। रुद्र को आरिका की बात याद आने लगी, जब आरिका ने कहा कि कुछ हुआ है सालू के साथ, वरना वह झूठी गवाही नहीं देती। वह सिर्फ 16 साल की थी, बच्ची थी, उसे झूठ बोलना आता ही नहीं, बहुत मासूम है वो। रुद्र ने खुद से कहा, 5 साल पहले निहारिका की डेथ हुई थी। 5 साल पहले ही सालू का किडनैप हुआ था और इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। आज उस किडनैपर की जान ले लूंगा अगर उसने मुझे सच सच नहीं बताया तो। रुद्र की नजर अभी सालू पर ही टिकी हुई थी। सालू के हाथ से हल्का हल्का खून बह रहा था। सालू उसे कपड़े से साफ कर रही थी और खुद से ही पता नहीं रुद्र को क्या क्या कह रही थी। रुद्र ने सालू को देखा और मन ही मन खुद से कहा, सालू का किडनैप हुआ उसके बाद मैंने इसके साथ कितना कुछ कर दिया, लेकिन आज भी सालू खुद को संभालते हुए जॉब कर रही है। कोई और लड़की होती तो कब का सुसाइड कर लेती, लेकिन मेरी सालू डिफरेंट है। उसने खुद को संभाल लिया और शायद मुझे भी संभाल लेगी, लेकिन जानता हूँ मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ना चाहते हुए भी रुद्र के कदम सालू की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रुद्र धीरे धीरे सालू के करीब आ गया। रुद्र की आंखें बस सालू पर टिकी थी। रुद्र सालू के करीब चला गया और सालू को गले लगा लिया। रुद्र के एकदम से गले लगाने से सालू हैरान हो गई। आज रुद्र के टच में बहुत सारा प्यार था और पछतावा भी। सालू ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, रुद्र छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? अब जगह नहीं देखते, खुद छोड़ दो मुझे, वरना मैं सच में कुछ कर लूंगी। सालू ने पूरी जान लगाकर रुद्र को धक्का दे दिया। रुद्र 4 कदम पीछे हट गया। रुद्र की आंखों में पानी था, लेकिन रुद्र ने अपना एक भी आंसू बाहर नहीं आने दिया। उसने अपने आंसुओं को बहने की इजाजत ही नहीं दी थी। सालू ने रुद्र को गुस्से से पॉइंट करते हुए कहा, तुम समझते क्या हो खुद को? जब मन करेगा मुझे गले लगा लोगे, जब मन करेगा मुझे किस कर लोगे। मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या? कोई मोम की गुड़िया हूँ? मैं कोई कठपुतली हूँ? सालू रुद्र को गुस्से में न जाने क्या क्या बोले जा रही थी और रुद्र मुस्कुराकर सालू को देखे जा रहा था। सालू का कहा हुआ एक भी शब्द रुद्र ने नहीं सुना था। रुद्र बस इस वक्त सालू में ही खोया हुआ था। सालू बोले जा रही थी और रुद्र सालू के लहराते हुए बाल देख रहा था। सालू के झुमके, सालू के लिप्स, सालू की उंगली, सालू का कुर्ता, सालू की आंखें। रुद्र सालू की हर चीज बारीकी से नोटिस कर रहा था। सालू बोलते बोलते थक गई थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि रुद्र रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तभी सालू की नजर रुद्र की गर्दन पर गई, जहां से खून निकल रहा था, जिसे देखकर सालू एकदम से घबरा गई। उसने अपने दोनों हाथ रुद्र की गर्दन पर रखकर कहा, रुद्र खून निकल रहा है। रुद्र अभी भी कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं तो बस सालू को ही देखे जा रहा था। सालू ने रुद्र को सड़क के किनारे बने एक बेंच पर बिठाया और रुद्र का सर चेक करने लगी। रुद्र के सर से खून निकल रहा था। सालू को तो बस हाथ पर चोट आई थी। रुद्र ने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए उसका सर डिवाइडर से लग गया था, जिसकी वजह से खून आने लगा। लेकिन रुद्र का ध्यान फोन पर था, इसलिए रुद्र को दर्द महसूस नहीं हुआ। सालू जल्दी से अपनी स्कूटी के पास आई और डिक्की में से अपना स्कार्फ निकाला और रुद्र का खून साफ करने लगी। सालू ने अनजाने में ही सही, लेकिन रुद्र का चेहरा अपने पेट पर लगा लिया और रुद्र के बालों को हटाकर चोट देखने लगी। रुद्र के सर के पीछे चोट आई थी। सालू रुद्र के खून को साफ कर रही थी और गुस्से से बोल रही थी, इतने बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन अकल धेली भर की नहीं है। इतना नहीं पता कि स्कूटी पर जाते हैं तो हेलमेट पहन कर जाते हैं। रुद्र अभी भी सालू की बातों का जवाब नहीं दे रहा था।
वह तो बस सिर झुकाकर सालू के सामने बैठा था। सालू ने अपना स्कार्फ रुद के सर पर बांध दिया। सालू ने फिर गुस्से में कहा, पता भी है तुम्हें कितनी चोट लग गई है, कितना खून निकल रहा है? अब यहीं बैठे रहने का इरादा है? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इतना कहकर सालू ने रुद्र का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठाने लगी, लेकिन रुद्र अपनी जगह से हिला भी नहीं। सालू ने पलटकर फिर गुस्से में कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ रुद्र, चुपचाप चलो मेरे साथ। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, सालू ऑफिस चलते हैं, वहीं डॉक्टर को बुला लेंगे। सालू ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देती हूँ। सालू ने जैसे ही अपना फोन निकाला, रुद्र ने उसका फोन लेकर अपनी पॉकेट में रख लिया। रुद्र ने कहा, हम स्कूटी पर ही जाएंगे। सालू ने गुस्से में कहा, नहीं रुद्र, तुम फिर इधर उधर हाथ लगाओगे, फिर से एक्सीडेंट हो जाएगा। रुद्र ने कहा, नहीं सालू, अब कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, अब कभी तुम्हें चोट नहीं आएगी। रुद्र अपनी जगह से उठा और सालू को लेकर स्कूटी के पास आ गया। सालू ने स्कूटी स्टार्ट की और फिर कुछ सोचकर अपना हेलमेट को उसने रुद्र को पहना दिया। रुद्र ने हेलमेट पहन लिया, लेकिन उसके चेहरे पर फिर से सुकून वाली मुस्कान आ गई। अक्षित का बिला। अक्षित और आरिका अभी लड़ रहे थे। आरिका जमीन पर बैठी हुई रो रही थी और अक्षित दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। 20 मिनट होने के बाद आरिका खड़ी हुई और कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन अक्षित ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। आरिका अक्षित के सीने से जा लगी। आरिका ने छटपटाते हुए अक्षित के सीने पर मारना शुरू कर दिया। आरिका ने रोते हुए अक्षित को मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे अक्षित, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अक्षित ने अपनी बाहें कसते हुए कहा, आरिका क्यों नहीं रुक सकती? तुम अभी ठीक नहीं हो, ठीक हो जाओगी तो चली जाना, मैं तुम्हें खुद सिना बिला छोड़ आऊंगा। आरिका अब भी अक्षित को मार रही थी। आरिका ने कहा, अक्षित प्लीज छोड़ दो, मेरा जाना सच में बहुत जरूरी है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आरिका ने रोते हुए कहा, है मजबूरी, जो मैं तुम्हें बताना तो चाहती थी, लेकिन अब कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। अक्षित। अक्षित ने आरिका के दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से लगा दिया, क्योंकि आरिका कंटिन्यू अक्षित को मार रही थी और आरिका के मारने से अक्षित इरिटेट हो रहा था। अक्षित ने आरिका के दोनों हाथों को दीवार से लगा दिया। अक्षित की गर्म सांसें आरिका के होठों पर पड़ रही थी। एक पल के लिए तो आरिका के शरीर में हलचल ही होने लगी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। अक्षित के इतना करीब होने से आरिका को शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अक्षित को नहीं देखा। अक्षित ने भी न जाने कितने सालों बाद आरिका को ऐसे शर्माते हुए देखा था। अक्षित के चेहरे पर एक मुस्कान तो थी, लेकिन दिल में दर्द भी बहुत था। कुछ मिनट ऐसे ही खड़े रहने के बाद अक्षित को महसूस हुआ कि आरिका उसे अब नहीं मारेगी, तो उसने आरिका का हाथ छोड़ दिया और अपना एक हाथ आरिका की कमर पर रखकर उसे खुद से लगाते हुए कहा, जाना चाहती हो तो छोड़ आऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक बार प्लीज सुन लो कि मैंने निहारिका का केस क्यों छोड़ा। आरिका ने खुद को कंट्रोल कर लिया था और बोली, मुझे नहीं सुनना, हमारे बीच जितना झगड़ा होना था, जितना आर्गुमेंट होना था, हो चुका। अब एक दूसरे को सफाई देने का कोई मतलब नहीं है। मुझे जानना ही नहीं है कि तुमने निहारिका का केस क्यों छोड़ा। अक्षित ने कहा, प्लीज, तुम्हें जो सजा देनी है दे दो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन एक बार सुन लो कि मैंने निहारिका का केस क्यों छोड़ा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।